Guys, today we'll start new chapter. आइसोमेरिज्म। गाइस, मैंने पहले भी मैसेज किया था आपको कि आइसोमेरिज्म फ्यूचर वाले चैप्टर्स में खुद यूज हो, उसमें जीयूसी का वो उस तरह से कोई एप्लीकेशन नहीं है, थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर का आइडिया बस। चलिए, आई बिलीव ज्यादातर लोग जुड़ गए हैं, बाद में देखते हैं कुछ और जुड़ते हैं। गाइस, आइसोमेरिज्म एनीबडी कोई बताएगा? आइसोमेरिज्म आपका 9-10 में भी था, एनीवन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? ये सब इससे एग्री करते हैं? यस सर। वेरी गुड, बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं। गुड गाइस, ये एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है। 9-10 में जब आपने जो पढ़ा था, ऐसा नहीं कि वो कोई रॉन्ग आपने पढ़ा था, लेकिन वो थोड़ा इनकम्प्लीट था। ठीक है, एक बार जरा हम लोग, जैसे आपने जो बोला ना, अगर मैं इसकी जस्ट बाद आपसे क्वेश्चन कर लूं कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो आप फिर फंस जाओगे। फिर आप बोलोगे जो मैंने बताया वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो जो आइसोमेरिज्म का एक जो बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखना है, वो मैं आपको सबसे पहले लिखा रहा हूँ, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। लिखिएगा ऑल ऑफ यू। different compounds different compounds different compounds which have same molecular composition, different compounds which have same molecular composition, different compounds which have same molecular composition. In the bracket you can write formula are called isomers, and the phenomenon of existence of these isomers and the phenomenon of existence of these isomers is called isomerism. Is called isomerism. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो आप लिखने जा रहे हो। These isomers may have different properties. These isomers may have different properties. आपने जो स्टार्टिंग में लिखा है सेम मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, अंडरलाइन दैट, सेम मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, अंडरलाइन दैट। एंड अब जहां पर आप लिख रहे हो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अंडरलाइन दैट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आगे लिखिएगा कंटिन्यूएशन में, ड्यू टू डिफरेंस इन द, ड्यू टू डिफरेंस इन द। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखने जा रहे हो, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, इसको अंडरलाइन करना, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। मैं एक बार पूरा फिर से बोलूंगा, आप टेंशन मत लेना, पहले जो लोग लगातार लिख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, अंडरलाइन कर लिया यहां तक। फिर आगे लिखिएगा और ड्यू टू डिफरेंस इन दी, फिर से अंडरलाइन करने वाली चीज बोलने जा रहा हूं, बड़ी स्पेशल है, रिलेटिव ओरिएंटेशंस of atoms or groups in the space, SPACE, orientations of atoms or groups in the space.
इसको भी अंडरलाइन करके रखिएगा, ओरिएंटेशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस। मैं पूरा दोबारा बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस, एंड दोज हु हैव नॉट रिटन वो अब लिख ले, और जिन्होंने लिखा एक बार मैच करा लें। डिफरेंट कंपाउंड्स which have same molecular composition, underline same molecular composition, in the bracket formula, bracket closed, are called isomers. And the phenomenon of existence of these isomers, is called isomerism. These isomers may have different properties, इसको अंडरलाइन करना था, due to difference in the, अब जो अंडरलाइन करना था वो था connectivity of atoms or groups, or due to difference in the relative orientations of atoms or groups in the space. सबने लिख लिया? कुछ छूट गया किसी का? चलिए, तो एक बार हेलो सर। तो एक बार बाकी लोग रीड कर ले, जिसका किसी का छूटा हो तब तक मुझसे पूछ ले। बोलो बेटा। Sir, these isomers may have different properties. Different properties due to difference in the connectivity of atoms or groups. Connectivity of atoms or groups, or due to difference in the relative orientations of atoms or groups in the space. सब लोग रीड कर ले इसको, 1 मिनट, सब लोग रीड करें। सर, और वो स्टार्टिंग में आपने बोला different types of, वो बोलो ना एक बार, first like Different compounds which have same molecular composition are called isomers. सबने रीड कर लिया? सर 1 मिनट 3-4 जगह मैंने अंडरलाइन करवाया है। सेम मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, वो फिर जहां पर आपने लिखा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आगे लिखा है कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, और आगे लिखा हुआ है रिलेटिव ओरिएंटेशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। पढ़ लिया सबने? Yes, sir. राइट। अब पहली चीज जो आप 9th और 10th में पढ़ते हो, वो केवल और केवल जो पहली चीज आपने लिखी है ना, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, वो वाली आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, जिसको आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से बुलाते हो। आप इतना बड़ा डेफिनेशन तो नहीं रटने वाले, या ना याद करने की मैं भी कोई आपको एडवाइस नहीं करता। जो आपको पढ़कर रखना है, यानी जो याद रखना है, वो क्या है? 2 चीजें माइंड में रखना, एक कनेक्टिविटी और दूसरा ओरिएंटेशन। ये 2 वर्ड अगर आपको याद है तो समझ लो आपको पूरी आइसोमेरिज्म जो है समझ में आ जाएगी। क्या है? आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, नंबर 1, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है? ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। समझे ना? कनेक्टिविटी डिफरेंस होगी, या फिर अगर कनेक्टिविटी सेम है तो ओरिएंटेशन चेक करना पड़ेगा आपको। इन्हीं दोनों की वजह से आपकी आइसोमेरिज्म अराइज होती है कहीं पर भी। ठीक है, तो एक एग्जांपल उठा लेते हैं। अभी तक जो आपने 9th में पढ़ा था वो केवल कनेक्टिविटी वाला जो था, उससे जो आइसोमेरिज्म अराइज हुई, आपने केवल उतना पढ़ा। अभी हम ओरिएंटेशन वाला भी सब कुछ स्टडी करेंगे।
तो एक एग्जांपल जैसे मैं इफ आई राइट C4H8 एक फॉर्मूला लिया मैंने, है ना, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका दूसरी पॉसिबिलिटी क्या लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो नंबरिंग 1 2 3 4 कर सकते हैं, इधर भी 1 2 3 4। फॉर्मूला दोनों का सेम है, यानी कि यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है वो सेम हो गया। ठीक है, डिफरेंस किस चीज का है, कनेक्टिविटी का। यहाँ पर जो आप देख रहे हो C1 C2 के बीच में आपका डबल बॉन्ड फॉल करता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की कनेक्टिविटी है वो C2 और C3 के बीच में है। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, डिफरेंस किस चीज का है, इज इन कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी। ठीक है, और जब भी कनेक्टिविटी में डिफरेंस आए तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल यहीं पर देखो। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं, मतलब इसी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन की बात करें, CH3 C, हमने नॉमेनक्लेचर में सिस ट्रांस करके पढ़ा था, याद करिए। ये एग्जांपल है। अब अगर मैं दूसरा लिखता हूं तो इट इज लाइक दिस। अब दोनों की खास बात ये है कि इन दोनों में हर एक एटम दूसरा जो एटम होगा उस सेम ही से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर ये H कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ भी H कार्बन से ही कनेक्टेड है, यहाँ भी H कार्बन से, जिस कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी CH3, वहां भी CH3, यहाँ भी CH3, यानी कि यहाँ पर कनेक्टिविटी क्या बोल सकते हैं, सेम। कनेक्टिविटी इज सेम। डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम सेम साइड में आ रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं। ये है ओरिएंटेशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिफरेंस इज ऑफ ओरिएंटेशन। और डिफरेंस जो ओरिएंटेशन का होता है उससे अगर कोई आइसोमेरिज्म अराइज होती है तो उसको, क्योंकि स्पेस में ओरिएंटेशन, आप इसको घरेलू एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि मान लीजिए कि ह्यूमन में क्या है कि भाई जो सर होता है वो सीधे स्ट्रेट देख रहा है, लेकिन बाई चांस अब खोपड़ी घूम तो सकती नहीं अपनी, वो हिंडर्ड है रोटेशन। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का आपका सर पीछे की तरफ नजर आ गया तो पॉसिबल ही नहीं खुद घुमा ले, इसका मतलब है कोई मॉन्स्टर उसको आप बोल दोगे। तो दो अलग अलग यहाँ पर है और बाकी सब कनेक्टिविटी सेम है। दो हाथ जैसे कनेक्टेड है वैसे, केवल किस चीज का डिफरेंस है कि वो जो सर आपका फ्रंट में दिख रहा है वो बैक में वो दिख रहा है। ये केवल इतना डिफरेंस आया, दैट इज डिफरेंस इन दी ओरिएंटेशन। वो कहां पर, स्पेस में, इसीलिए इसको नाम देते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म, या फिर इसका दूसरा नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बस आपको माइंड में क्या रखना है कि आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू ईदर डिफरेंस इन द कनेक्टिविटी और डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन। बिलीव में आपको कुछ और याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो सबको पता है कि कॉम्पोजिशन सेम होगा, तो डिफरेंस किस चीज का होगा, ईदर कनेक्टिविटी और ओरिएंटेशन। ये आप लिख लो अच्छे से और अपने वर्ड्स में आप अपनी स्टाइल में लिखते रहिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यूज योर माइक एंड आस्क। सर बोलो बेटा। सर वो डिफरेंसेस ऑफ ओरिएंटेशन के नीचे आपने लिखा ना स्पेस और स्टीरियो, वो स्पेस और स्टीरियो का मीनिंग क्या है? उसका नाम है बेटा कि isomerism which arises due to difference in the orientation of atoms or groups, that isomerism is called space or stereo isomerism. ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। Yes बेटा। सर कंपोजिशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स वो होते हैं ना? अब परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, उसको कंपोजिशन बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये सब सेम हो गया तो फॉर्मूला उसको सेम बोलते हैं। हाँ। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं।
सबने कॉपी कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? 1 minute, sir. ओके ओके। आपको माइंड में भर लेना है और ये शॉर्ट नोट्स बनाने में भी काम आएगा। क्या आइसोमेरिज्म लिखा तो आप खाली वहां पर लिख रहे हैं कनेक्टिविटी ओरिएंटेशन। देयर आर ओनली 2 रीजंस जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म अराइज होती है, डिफरेंस इन दी कनेक्टिविटी और डिफरेंस इन दी ओरिएंटेशन। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. गाइस, अपने को बेसिक नॉलेज तो आ गई क्या कि भाई 2 ही चीजें, 2 रीजंस आते हैं जिनसे आपकी आइसोमेरिज्म अराइज होती है। अब उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन यानी हम जो भी आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले इस चैप्टर में उसको इस पेज में लिखने जा रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म 2 रीजन से अराइज होती है, इसीलिए उसको हम 2 में क्लासिफाई करते हैं। 1 जिसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल। अच्छा, स्ट्रक्चरल नाम पॉपुलर है, जो दूसरा नाम है ना वो आप जरूर याद रखना, क्योंकि क्या होता है कोचिंग क्लासेस जो दूसरी हैं वो जो पेपर सेट करती हैं, टीचर्स थोड़ा सा खेलते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो वो जो दूसरा वाला नाम है आजकल ज्यादा वो लोग देने लगे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जिसको आप बोलते हैं। नाम से वैसे पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूट मतलब वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, और कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर को देता है आपको, इसीलिए वो दोनों एक ही है। ठीक है। और दूसरा जो अभी अभी हमने लिखा स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चरल है इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई कनेक्टिविटी में डिफरेंस का रीजन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो क्लासिफिकेशन आता है, एक भाई चेन डिफरेंट हो गई, चेन आइसोमेरिज्म लिखते हैं हम लोग। ठीक है। एक यहीं पर आता है, ये सब बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा टफ है, कौन सा ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो सब यहाँ पर आप लिखिएगा। ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा पोजिशनल, आप पोजीशन आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं उसको। देन आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर यहीं पर आता है मेटामेरिज्म। फिर यहीं पर आता है टॉटोमेरिज्म। गाइस, इंपॉर्टेंट आपके लिए जो ये है, ये जो टॉटोमेरिज्म है ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो मेन एग्जाम हो या एडवांस्ड एग्जाम हो, सब में टॉटोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है अमंग दीज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है टॉटोमेरिज्म, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आने के चांस। अगर मान लीजिए कि आप रिवाइज करो और आपके पास टाइम कम है और आपको केवल स्ट्रक्चरल में कुछ रिवाइज करना है, तो आप टॉटोमेरिज्म रिवाइज कर लेना, बहुत चांस है कि क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हो। दूसरा आता है स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। इसमें एक जो हमने थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर पे भी लिखा था, बट उससे पहले इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल को हम फर्दर डिवाइड करते, जो थोड़ा बहुत हमने एक पढ़ा था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो आपने पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्ट्रक्चरल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म, अगर पूरे उसमें बोलेंगे तो स्पेस आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मोर इंपॉर्टेंट। ज्यादा चांसेस है कि आपके जेई मेन या जेई एडवांस में इसके क्वेश्चंस आए। और विद इन दैट सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने में। ठीक है, दो चीजें मैंने बोले थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और टॉटो। ऑप्टिकल ज्यादा डिफिकल्ट है, टॉटोमेरिज्म थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे उसमें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया क्या इंपॉर्टेंट और क्या डिफिकल्ट है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज के चक्कर में पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया। तो चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, विद इन ऑप्टिकल भी आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा समझ में आ जाएंगी, हो सकता है क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड हो। जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो बाद में स्किप कर देना अगर आपको लगता है कि नहीं आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, लेकिन उसकी वजह से पूरा चैप्टर नहीं हटाना है। चैप्टर बहुत आसान है, आपने अभी भी देखा कि दो चीजें आपको क्लियर हो गई तो समझ लो चैप्टर आ गया, है ना, कनेक्टिविटी और ओरिएंटेशन, और उसी में खेल है। ठीक है, तो वो हम लोग सब लर्न करेंगे, लेकिन जो चीजें थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है वो पहले से ही बता रहा हूँ, सो दैट आप ऐसा ना हो कि उससे पहले ही कहीं पर आप ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख ले और कुछ समझ में नहीं आया तो पूरा चैप्टर छोड़ बैठे, तो वो नहीं करना है। बाद में रिवाइज भी करो तो उसके अकॉर्डिंगली आप सोच समझ के कि ये वाला पार्ट पहले कर लेते हैं क्योंकि आसान है, फटाफट हो जाएगा, फिर डिफिकल्ट वाला पार्ट जितना समझ में आता है उतना रिवाइज कर लिया। और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशनल एक पार्ट हुआ और यहीं पर दूसरा आता है कन्फर्मेशनल। पिछले 4-5 साल से इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। पहले स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ही पूछते थे, आजकल वो पिछले 4-5 साल से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी पूछने लगे हैं। ठीक है, तो ये सब हम अच्छे से करेंगे, इसको आप नोट कर लो, कुछ कंफ्यूजन हो कहीं पर तो पूछ लो। Let me know if you have copied. Huh? डन सर। सर वो स्पेस आइसोमेरिज्म में सेकंड वाले का नाम क्या है? कॉन्फॉर्म स्पेस आइसोमेरिज्म में कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल FO है ना, FI नहीं है। डन, सबने कॉपी कर लिया, शुड आई रिमूव दिस? Yes, sir. ओके गाइस, पहले वो आसान आसान वाले पार्ट सब फटाफट फिनिश हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम आपको टॉटोमेरिज्म और ये स्पेस वाले में हमको देना है ना, बाकी सब तो फटाफट करना है क्योंकि वो बहुत आसान है, और जो ज्यादा एग्जाम में आता है उसमें हम ज्यादा टाइम लगाएंगे यहाँ पर, सो दैट जो टफ वाला पार्ट भी वो अपने लिए धीरे धीरे आसान बन जाए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्ट, आप फुल नेम लिखिएगा यहाँ पर आप, और यहाँ पर एक छोटा सा नोट। डिफरेंट कंपाउंड्स
different compounds which have different compounds which have same molecular composition, same molecular composition, in the bracket you write formula, but different structures due to different structures due to difference in the connectivity, difference in the connectivity of their atoms or groups are called structural or constitutional isomers. Structural or constitutional isomers, and the phenomenon is called structural or constitutional isomerism. Phenomenon is called structural or constitutional isomerism. ये बहुत आसान है, तो 19 से भी आपने पढ़ा, बट हम हर चीज डिस्कस करेंगे, वो पहले से आती हो या नहीं आती हो आपको. CH3 CH2OH, we all know alcohol है, ethyl alcohol है. If I write CH3 OCH3, इन दोनों को आप चेक करोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O आपको मिल रहा है, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है वो सेम हो गई. लेकिन आप पहले वाले में देख रहे हो तो कनेक्टिविटी जो है वो CCO है, कनेक्टिविटी CCO है, दूसरे वाले में COC है, ये कनेक्टिविटी है. तो डिफरेंट कनेक्टिविटी, दैट इज व्हाई यू हैव सेड कनेक्टिव, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो ये आप कॉपी कर लो, केवल ये दिखा दो कनेक्टिविटी जो डिफरेंट है. सर वो नोट में रिपीट करना ना. कहाँ से बेटा? वो ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कनेक्टिविटी, Connectivity of their atoms or groups are called structural or constitutional isomers. सबने कॉपी कर लिया इसको? Yes, sir. अब इसमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको लिखिएगा, चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म लिखिएगा, बहुत आसान है, नाम से ही पता चलता है. लिखिएगा different structural isomers different structural isomers which differ in their carbon chains, are called chain isomers, and this phenomenon is called chain isomerism. बहुत सिंपल सा था, है ना. अब आप इसमें जैसे एक एग्जांपल देखो, एकदम सिंपल है. चेन आपको केवल डिफरेंट दिखाई दो तो समझ लेना कि वो चेन आइसोमेरिज्म है. जैसे अगर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ C5H12, ये है क्या? ये पेंटेन है, ठीक है. पेंटेन में मैं कैसा लिख सकता हूँ? ये ऐसा बना है 1 2 3 4 5, तो ये आपका नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक. मैं इसमें 5 कार्बन एटम्स के बदले चेन 4 कार्बन एटम्स की कर दूं और एक को ब्रांच में डाल दूं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? आपस में ये
चेन आइसोमर्स, ठीक, इसका नाम क्या है, आइसोपेंटेन। मैंने जानबूझ करके ये पेंटेन वाला एग्जांपल चूज किया बिकॉज इसमें आइसो भी आएगा, नियो भी आएगा आपका। अभी इसके बाद इसमें क्या हो सकता है कि मैं कार्बन 3 एटम्स की ले लूं, चेन सॉरी, और ये आपके 2 ब्रांच इस तरह से लगा दिए, तो इसको इसको आप क्या बोल दोगे, नियो पेंटेन। ये आपके तीनों के तीनों एग्जांपल क्या हो जाए, चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए कि आपने ब्यूटेन चूज किया, तो ये आपका ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें एक ब्रांच दे दोगे तो इसको आप आइसोब्यूटेन बोल दोगे, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, ये आइसोब्यूटेन हो गया, ये भी आपस में चेन आइसोमर्स है। दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज अनदर एग्जांपल। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। हाँ, डन। Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे इन्फॉर्म कर दिया करिए ना, सो दैट फिर आगे हम बढ़े। गाइस इसमें एक और जैसे क्योंकि मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें चूज नहीं किया, केवल ब्रांच दी है यहाँ पर। जैसे मैं एग्जांपल एक लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2OH। यहाँ पर आप देखोगे तो कितने कार्बन एटम्स की चेन है, ये 4 कार्बन एटम्स है ना। और चेन आइसोमेरिज्म में क्या करना है अपने को, चेन डिफरेंट ले लेनी है। चेन डिफरेंट अभी क्या हो सकती है, आप 3 कार्बन एटम्स की चेन ले लो, CH3, एक कोई ब्रांच डाल दो आप CH3, और यहाँ लिख दो CH2 और ये OH। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये 3 कार्बन एटम्स की चेन बची। अगर तुम नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे ना, तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3, आप देखो OH अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे जैसे पहले था, खाली क्या चेंज हुआ, चेन। यहाँ पर चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम्स, यहाँ चेन इज ऑफ 4 कार्बन एटम्स। ये लिखते रहना, इस तरह खाली एग्जाम्पल मत कॉपी करो, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो अगर तुम्हें लग रहा है तो जरूर लिखो यहाँ पर कि OH at first position, here also OH at first position, but here chain is of 4 carbon atoms, here main chain is of 3 carbon atoms. That is why chain isomerism. Done, sir. Guys, एक जो दूसरा आपने लिखा हुआ है ना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वो किसी टाइम पर हम वो चेन के साथ ही पढ़ते थे, अभी उसको अलग से पढ़ना पड़ता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इसके लिए भी सबसे पहले एक नोट लिखो। two isomers one having an open chain structure, one having an open chain structure
and the other having a ring structure, are called ring chain isomers. Two isomers, one having an open chain structure and the other having a ring structure, are called ring chain isomers. Two isomers, one having an open chain structure and the other having a ring structure, are called ring chain isomers. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. गाइस देखो बहुत आसान है, नाम से ही पता चलता है कि एक रिंग होनी चाहिए और एक ओपन चेन, है ना, रिंग चेन नाम से पता चल रहा है। तो बड़ा सिंपल इसका एग्जांपल है, C3H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका आप एक रिंग बना सकते हो 3 मेंबर्स की, कार्बन एटम्स तीनों यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा तुम लिख सकते हो एक एल्कीन, एल्कीन विल बी एन ओपन चेन कंपाउंड एंड दिस इज रिंग कंपाउंड। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, रिंग चेन आइसोमर्स, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज जो फेनोमेनन है उसको आप बोल रहे हो रिंग चेन आइसोमरिज्म। इज इट क्लियर? ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। इसके अलावा अगर दूसरा एक लिखोगे तो एक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2H, इसको बोलते हैं एलाइल एल्कोहल। वैसे नॉमेनक्लेचर में ये सब नाम वगैरह सब बताया मैंने आपको, एलाइल वगैरह, एलाइल एल्कोहल। इसके अलावा मैंने नॉमेनक्लेचर में एक तुम्हें बताया था ऑक्सीटेन, इफ यू रिकॉल। तो ये दोनों भी आपस में अगर आप चेक करोगे ना तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O निकलेगा, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, रिंग चेन। ये रिंग वाले फॉर्म में ओपन चेन है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म इसमें भी आ गई। ये आप कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। गाइस बहुत सारे बच्चे इस तरह से ट्यूशन वगैरह की बातें करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कहीं आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आप किसी से भी नोट्स कंपेयर कर लें या पढ़ाने का स्टाइल आपको बेस्ट मिलेगा, इसलिए कहीं पर भी आपको इधर उधर किसी ट्यूशन के लिए नहीं जाना है। नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाकर रखने हैं और प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको बोल रखा है बुकलेट सॉल्व करना। अगर आप कोई दूसरी बुक सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं मिल पाता उतना, या आप थोड़ा स्लो चल पा रहे हो, कोई डिफिकल्टी नहीं, आप एटलीस्ट बुकलेट फिनिश करके रखना। बुकलेट भी फिनिश करके रखोगे ना तो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। बट वो कंटिन्यूएशन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप बीच बीच में ब्रेक ले रहे हो चीजों को, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक स्टेज के बाद ऑर्गेनिक में सब कनेक्टेड होता है। अभी थोड़ा सा अलग अलग चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना तो ये पुराने वाले सारे चैप्टर्स यूज होना शुरू हो जाएंगे उनमें। तो तुम्हें केयरफुल होना है, थोड़ा सा कनेक्टेड है, इसलिए लेक्चर्स मिस नहीं करने, नोट्स प्रॉपर बनाने। कहीं किसी को किसी और जगह ट्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी को भी पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसी में गाइस एक सर हाँ बोलो। सर वो ऑक्सीडेन का स्क्वायर है ना, हाँ हाँ उसमें वो सर्कल ड्रॉ करना है। ऑक्सीजन है बेटा वो बीच में, ऑक्सी है ना, ओ है, ओ। ऑक्सीटेन, हाँ ओ है क्या वो, ऑक्सी, हाँ चलेगा ओ सर। है, ओके सर। ऑक्सीजन है। ये सब छोटे छोटे डाउट से ये पूछो आप लोग, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा काम है मैं तो इंसल्ट करूंगा, है ना। तुम ये मानकर चलो कि तुम्हारी इंसल्ट होगी। जब ये तुम मान करके पूछना शुरू करोगे ना तो तुम्हें ना तो कुछ बुरा लगेगा ना कुछ होगा, और अच्छी रैंक के लिए आपको ये करना है। तो ये मानकर चलो टीचर इंसल्ट करेगा और तुम इसलिए वो पूछो ही पूछो। ये छोटा सजावट जैसे इसके बोला सर्कल है ना, तो वो ऑक्सीजन है, लेकिन पूछो आप। ये गलत बना लोगे तो फिर फायदा क्या होगा पढ़ने का। गाइस इसी में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट होता है जिसको कई बार टीचर्स थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में ले आते हैं, वो अभी आप इसी में लिखिएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो कंपाउंड्स है जिनमें दोनों रिंग है, लेकिन क्या है, रिंग का साइज अलग है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग है। मतलब एक मान लीजिए मैंने 3 मेंबर बनाया और उसमें एक मिथाइल लगा दिया, तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, C4H8 होगा। दोनों का फॉर्मूला C4H8 है, दोनों रिंग है, लेकिन इनका जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है
इसमें 4 कार्बन एटम रिंग में और 0 ओपन चेन में, इसमें रिंग में 3 आ गए और एक ओपन चेन में कार्बन चला गया। इनको भी हम उसी कैटेगरी में डालते हैं, किसमें? रिंग चेन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि बोथ आर साइकिल्स, बोथ आर रिंग्स। डिफरेंस किस चीज का है? बट डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, in the distribution of atoms, ठीक है, between ring and open chain। इतना और कॉपी कर लो, रिंग चेन वाला फिनिश हो गया। Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. सर वो आपने लिखा है बोथ आर रिंग, राइट सर? Both are rings, yes, but differ in the distribution of atoms between ring and open chain। ओके सर। रिमूव कर दें इसको। Yes, sir. यस सर, यस सर। गाइस इसमें नेक्स्ट पे जाते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, एक छोटा सा नोट लिखिए, वैसे तो नाम से ही पता चलता है बट फिर भी आप लिखिए। डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, different structural isomers, different structural isomers which have identical carbon chains, identical carbon chains, identical carbon chains, अंडरलाइन कर लो, identical carbon chain, but differ in the position, differ in the position of the functional group, differ in the position of the functional group are called position isomers or positional isomers, and this phenomenon is positional isomerism। This phenomenon is positional isomerism। सबने लिख लिया? तो लास्ट में आपने क्या बोला? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद? Are called positional isomers, and this phenomenon is positional isomerism। ओके सर। सबने लिख लिया? Should I take the examples? Yes, sir. Guys, बहुत सिंपल है। CH3, CH2, CH2, CH2OH। आप देखो यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स की चेन दिखाई दे रही है ना? अब आप फिर 4 कार्बन एटम्स की चेन लिखो, CH3, CH2, CH, CH3। केवल आपने OH की पोजीशन बदल दी, राइट? कई बार वो चालाकी से ऐसा डिजाइन देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि यहाँ 3 एटम्स की चेन है, यहाँ भी 4 कार्बन एटम्स की चेन है, ठीक है?
तो दोनों सेम ही है, ये दोनों में हम 4 कार्बन एटम्स की चेन ही लिख रहे हैं, दोनों सब सेम है। इसमें अगर नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4, हियर इफ यू नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर OH किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, और यहाँ पर OH किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। तो डिफरेंस किस चीज का हो गया, पोजीशन का। ये दोनों अपने लिए क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप। If you have any confusion, you please ask. Huh? सर मेरा लैग हुआ था, तो आप जो आपने लिखा है वो एक बार एग्जांपल रिपीट करना। केवल मैंने इतना बोला बेटा, 2 एग्जांपल लिखे, इसमें OH फर्स्ट पोजीशन पे, इसमें OH सेकंड पोजीशन पे, तो पोजीशन का डिफरेंस है, इसीलिए इनको बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर्स। ओके सर यस, मुझे चेन और पोजिशनल में कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं। चेन यहाँ पर 4 कार्बन एटम की, यहाँ भी 4 कार्बन एटम की है, जबकि चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन चेन जो है वो छोटी बड़ी हो जाती है। देखो जा करके, यहाँ पर कार्बन चेन जो होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए, खाली फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस है। इज इट क्लियर? यस सर। एकदम क्लियर मैंने लिखा है, वहां पर चेन बदल गई, यहाँ पर चेन सेम है, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का अलग है, बस इतना ध्यान रखना है गाइस। अभी आप देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बड़ा फेमस कंपाउंड है ये, इसको बोलते हैं जाइलीन, इसको ऑर्थोजाइलीन बोलते हैं, ऑर्थोजाइलीन। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको जब भी नॉमेनक्लेचर था। इसी का अगर मैं पोजीशन बदल दूं तो इसका नाम है मेटाजाइलीन, और इसी का और पोजीशन आप बदल दो, इसको बोलते हैं पैराजाइल, फिर रिपीट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि ये तीनों किस आइसोमेरिज्म को बिलोंग करते हैं, तो योर आंसर विल बी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये भी आप कॉपी कर लो। डन? Yes, sir. Yes, sir. किसी ने बोला कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं बन सकता। अरे ये सब स्ट्रक्चरल के पार्ट है बेटा। इफ यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र यू आर इंडियन, इफ यू आर लिविंग इन कर्नाटका यू आर इंडियन। तो वेदर इट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म और इट इज चेन आइसोमेरिज्म, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। क्लियर? अब आप को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है। आप, मैं इधर ए लिखता हूं, इधर बी लिखता हूं, इधर सी लिखता हूं, और तीनों के फॉर्मूला जो है वो C4H8 है। कोई बता सकता है ए एंड बी आपस में क्या आइसोमेरिज्म होल्ड करते हैं? उसके अलावा ए एंड सी आपस में क्या होल्ड करते हैं?
बी एंड सी आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म होल्ड करते हैं? 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ, फटाफट आप आंसर दो। यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कोई ए एंड बी आपस में क्या होंगे? बी एंड सी आपस में क्या होंगे? ए एंड सी आपस में क्या होंगे? फटाफट आंसर दीजिए। Very good, good, very good. Many students are answering. Very good, good. It's not about right or wrong. It's about your answering. आप कम से कम कोई आंसर तो लिखोगे सोच के अपनी मर्जी से। अब एकदम ही कोई बुद्धू होगा जो लिख देगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। अब रिंग है ही नहीं तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्यों लिखेगा कोई? इतना भी बेवकूफी नहीं करना है, कुछ कॉमन सेंस से तो आप लिख ही सकते हो। और स्ट्रक्चरल नहीं लिखना है बेटा, स्ट्रक्चरल का पार्ट है, स्ट्रक्चरल तो होगा ही होगा ना, स्ट्रक्चरल का पार्ट लिखो क्या है वो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए, लेकिन कुछ लोगों ने एक साथ लिख कर दिए। वेरी गुड। एक साथ लिखते हो तो मेरे को आइडिया लग जाता ना, मैं एक ही नाम पे वो सब पढ़ूंगा फिर। गाइस अब देखो आप, सबसे पहले तो ये अभी 2 ही आइसोमेरिज्म पढ़ी हमने, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ी है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ी है, तो उन्हीं को सोचना है आप। तो इसमें आप देखो कि चेन कार्बन एटम कितना है, 4 कार्बन एटम्स की चेन है। इसमें देखो आप 4 कार्बन एटम्स की चेन है, यानी ये दोनों में चेन सेम हो गई। चेन क्या हो गई? 4 कार्बन एटम्स की सेम हो गई। केवल क्या है यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है या सेकंड पोजीशन पे, तो ए एंड बी क्या हो गए? पोजीशन आइसोमेरिज्म में फॉल कर गए। आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ए एंड सी, सी क्या है आप देखो, इसमें 3 कार्बन एटम्स का चेन है, यानी कि चेन बदल गया, चेन बदल गया, चेन बदल गया अगर, तो इसका मतलब ये किसी इनके साथ जाएगा तो वो बन जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। तो ए एंड सी आपस में क्या हुआ? चेन आइसोमेरिज्म। और बी एंड सी आपस में क्या हुआ? चेन आइसोमेरिज्म। कितनी सिंपल सी चीज है ना? कॉपी कर लो इसको। If you have any confusion, you please ask. हाँ, सर ए एंड बी में क्यों ऐसा हुआ सर? ए एंड बी पोजीशन क्यों आया, ऐसा पूछ रहे हो? यस सर। है ना, देखो ये डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, या डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और चेन दोनों की 4 4 कार्बन एटम्स की, तो चेन आइसोमेरिज्म तो हो नहीं सकती, खाली पोजीशन अलग है डबल बॉन्ड की, इसीलिए उसको आपने पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोल दिया। ओके, एंड सर बी एंड सी वाले केस में? बी एंड सी में इसमें 4 कार्बन की चेन थी, इसमें 3 कार्बन की चेन है, यानी चेन ही डिफरेंट हो गई, तो चेन आइसोमेरिज्म। सब में इसी तरह रहता है। ओके सर, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। और ये लिखो आप, ये नहीं खाली आंसर लिख दी पोजीशन चेन चेन, और फिर 6 महीने बाद रिवाइज किया, बोले पोजीशन क्यों था मालूम नहीं चल रहा है। चेन आप लिखो ये चीज कि यहाँ चेन कार्बन की इतने कार्बन की थी, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ पर चेन में कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली डिफरेंस इज ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाई पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यू राइट दीज थिंग्स। Should I remove this? Sure.
Yes, sir. Remove, sir. गाइस, तो हमने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, हमने रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। अब एक्चुअली इनके एप्लीकेशंस आते हैं। इनको पूछा जाता है कि एक फॉर्मूला दिया होगा एंड दे विल आस्क कि राइट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, राइट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स। तो वो जो आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं ना, उसके लिए बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। वो क्या है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसका हेडिंग लिखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक बच्चे ने लिखा अगर आइसोमर्स ही नहीं है एक दूसरे के तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दीज आर नॉट आइसोमर्स। जबरदस्ती थोड़ी ना लिखेंगे चेन आइसोमर्स। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का दूसरा नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। और इसी का तीसरा नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये आप 3 इस तरह से नाम लिखिएगा। और सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इसमें फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग या कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी हाइड्रोकार्बन्स के लिए सबसे पहले डील करेंगे। तो इसका आप डेफिनेशन बोलो या नोट बोलो, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। राइट दिस। आर यू रेडी? सबने हेडिंग डाल दिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिएगा, पहले बड़ा सा डेफिनेशन आपको बताता हूँ, फिर मेथड आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाऊंगा। बहुत आसान है, आप केवल पहले लिखो इसको। दिस इज डिफाइंड एज, this is defined as the number of pairs of hydrogen atoms. This is defined as the number of pairs of hydrogen atoms that must be subtracted, that must be subtracted from the molecular formula. This is defined as the number of pairs of hydrogen atoms. This is defined as the number of pairs of hydrogen atoms that must be subtracted. This is defined as the number of pairs of hydrogen atoms that must be subtracted from the molecular formula, from the molecular formula of the corresponding alkane, from the molecular formula of the corresponding alkane to give the molecular formula under consideration. To give the molecular formula under consideration. I repeat this, जिसका छूट गया वो लिख ले। This is defined as the number of pairs of hydrogen atoms. Underline कर लो इसको, number of pairs of hydrogen atoms that must be subtracted from the molecular formula of the corresponding alkane to give the molecular formula under consideration. आप 30 सेकेंड्स इसको रीड करो एक बार जरा, इसको रीड करो। बिलीव मी, किसी को समझ में नहीं आएगा, पढ़ लो आप।
अब आप सामने देखो, जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, जिससे नहीं समझ में आया दोनों लोग देखें। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। एक एग्जांपल लेते हैं C4H6। सबसे पहली चीज है हमको, आप भूल जाओ डेफिनेशन को, आप जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। जो C4H6 फॉर्मूला दिया ये तुम्हारा अंडर कंसिडरेशन है, इसका आपको निकालना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यू हैव टू फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस। तो उसने बोला है कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन लिखो। तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एल्केन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 कार्बन एटम्स का एल्केन क्या होता है? C4H10। ये एल्केन हो गया इसका, राइट, एल्केन हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में जो डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो बताओ। डिफरेंस जो है हाइड्रोजन एटम्स का, कितने हाइड्रोजन एटम्स का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है? 4 4 का। 4 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस आ रहा है। तो पेयर कितने बनेंगे हाइड्रोजन एटम्स के? पेयर कितने बनेंगे? 2। इसीलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? जो डिफरेंस आता है H एटम्स का उसको 2 से डिवाइड कर दो। हर बार यही करना है आपको, फटाफट आपका आंसर आएगा। क्लियर है? इसको कॉपी कर लो। whatever हाइड्रोकार्बन गिवन, आप उसका corresponding एल्केन लिख लो। एल्केन कार्बन एटम्स की बेसिस पे लिखते हैं। एल्केन लिखा, हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस निकाला, जितना आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया, दैट विल बी योर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये कॉपी कर लिया सबने? नो सर, वेट फॉर 2 मिनट्स सर। कोई भी, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल एक और ले लेता हूँ। मान लो कि C3H6 दिया हुआ है ना। C3H6 ये हमारा कंपाउंड है जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन लिखेंगे। तो इसका एल्केन क्या हो जाएगा? इसका एल्केन हो जाएगा C3H8, है ना। तो डिफरेंस हाइड्रोजन एटम्स का कितना आया? डिफरेंस जो H एटम्स का आएगा वो आ रहा है 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? जो भी डिफरेंस 1 आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया। 1 इज द आंसर, सिंपल। अब वो आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछ लेगा, बोलेगा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितनी है, तो फिर आप 1 होगा। बोला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका कितना है, बोलेंगे 1 होगा। नाम अलग अलग है, करना वही काम है। इसको अच्छे से कॉपी कर लो एंड लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड। सर वो आपने करस्पॉन्डिंग अल्केन के नीचे वापस अल्कीन क्यों लिखा है? अबे एल्केन है, तुम डिस्कनेक्ट हुए ना, मेरी राइटिंग खराब है। हाँ। किसी ने पूछा C4H10 का, बिल्कुल 0 होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सिंपल है भाई। पूरा पेट भरा हुआ है, क्यों उसको जबरदस्ती कुछ नहीं खा सकता है। Should I remove this page? यस सर। Yes, sir. यस सर। गाइस, एक मैजिकल चीज आप जो याद रखें, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में अपने को टाइम सेव करना है। तो जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि अगर कभी भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड ड्रॉ किया हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि एक डबल बॉन्ड 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बराबर है। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। व्हाई? बिकॉज डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन खिलाओगे तब वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब वो एल्केन बन जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन का मतलब हो गया एक पेयर हाइड्रोजन का, और उसी को बोलेंगे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपको किसी स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो बताओ कितने हाइड्रोजन एटम्स इसको खिला सकते हो? 4 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब हाउ मेनी पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? 2। तो क्या बोलोगे? 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कहीं पर तुम्हें रिंग मिल जाए, चाहे वो 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रिंग का मतलब होगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या इतनी चीज आप याद रख पाओगे? सर ट्रिपल बॉन्ड का दो कैसे हुआ? एक ट्रिपल बॉन्ड को जब एल्केन बनाते हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। 4 हाइड्रोजन एटम्स मतलब 2 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
ये कुछ समझने की जरूरत नहीं, तुम इसको रट सकते हो, मैंने बोला ना इसको रट लो, इसमें कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, बट वो सब थोड़ी ना पूछता है कि ट्रिपल बॉन्ड का 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्यों है, वो खाली इतना याद होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा और इसको याद रखना है। डन। Yes, sir. एक छोटा सा देखो टेस्ट लेता हूँ आपका, सर आपको रिंग कितना का अभी 1 समझ है में ना, आया। रिंग का 1 होता है, रिंग का 1 होता है, एक रिंग 1 डिग्री। आर यू रेडी? एक छोटा सा टेस्ट देखो, तुरंत आप फटाफट आंसर लिखना, बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर लिखना। ये आपका बेंजीन है, क्या आप बता सकते हो? चैट बॉक्स में लिखकर इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्विक फटाफट आंसर बताइए, क्विक। 3 सर। अरे बोलना नहीं, चैट बॉक्स में लिखना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्विक। वेरी गुड, मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। आयुष, सिद्धार्थ, अथर्वा, वेरी गुड। तनिष, वेरी गुड, वेरी गुड। सुदेव, प्रशांत, वेरी गुड। अभिषेक, विघ्नेश, वेरी गुड। मोहम्मद, वेरी गुड। अंश, वेरी गुड। रेवती, वेरी गुड। हो सकता है आप पेरेंट्स के नाम से भी जुड़े हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, जो नाम आप यहाँ लिखोगे वही मुझे समझ में आएगा। लोकेश, वेरी गुड। सबने समझ लिया, लिख दिया? यस सर। अब आप देखो कितना सिंपल है इसका, इसमें कोई भी गेस कर सकता है। डबल बॉन्ड कितना है इसके पास? 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड्स, और साथ में क्या है? एक रिंग है, यानी 3 डबल बॉन्ड्स एंड 1 रिंग। बताइए टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी निकली? 4 इज द राइट आंसर, सिंपल है। और कई लोगों ने थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर दिया, कई लोगों के माइंड में क्या निकला? बेंजीन रिंग है, रिंग है मतलब 1 उन्होंने लिख दिया और 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आंसर लिख दिया। बट विद इन दैट रिंग कुछ डबल बॉन्ड्स भी तो हैं, उनको भी तो आपको टेक केयर करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आंसर 4 हो गया, है ना। अब देखो एक दूसरा टेस्टिंग करते हैं आपका, फटाफट आंसर बताइएगा मुझे। ये नैप्थलीन है, फेमस एग्जांपल। कैन यू टेल मी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? क्विक क्विक आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार लगभग सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट सबने सही सही आंसर, जिसने भी लिखा है सबका आंसर सही है, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आंसर आपका निकल रहा है 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। गाइस आप दूसरे तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6, ये फॉर्मूला हो गया। इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एल्केन, मैं अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो करस्पॉन्डिंग एल्केन मुझे लिखना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? 6 और यहाँ आएगा 14, राइट? हाँ। अब आप डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखो, डिफरेंस हाइड्रोजन एटम्स का कितना आया? 8 है ना, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? 8/2, 4। आंसर तब भी 4 आया, लेकिन आपको इसके याद रखने का फायदा हो गया ना, फटाफट आंसर आ गया। ठीक, अब आप देखो एक दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इस बार सही आंसर देते हैं। एक कंपाउंड है ये, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, कोई फटाफट बताइए। जहां जहां कनेक्टिविटी है वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये कार्बन एटम से सारे, फटाफट आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। अब आपको बताता हूं, बिलीव मी, इस बार ऑलमोस्ट सबका आंसर गलत है, लगभग लगभग सबके आंसर्स गलत हैं, कोई शायद ही मेरे आंख से छूट गया होगा। मैंने जितने देखा ना, सबके आंसर्स गलत हैं। क्यों गलत हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे पहले तो बताओ इसमें कितने टोटल कॉर्नर है? 8, तो इसके कार्बन एटम्स कितने हो गए? 8, और हर एक कार्बन देखो 3 बॉन्ड बना रहा है और एक H अनसेटिस्फाइड वैलेंसी दे रहा होगा, इसका मतलब है H कितने हो गए टोटल? C8H8, फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला है। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन बताओ, इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन हो जाएगा C8H, कितना होगा? 18। तो बताइए डिफरेंस हाइड्रोजन एटम्स का कितना आया? 10।
10, तो 10, डिग्री ऑफ 10, अनसैचुरेशन कितनी गिरेगी? 5। 5, ज्यादातर बच्चों ने 6 लिखा। जानते हो क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रिंग काउंट किया। अब रिंग काउंट करने पे आंसर गलत क्यों हुआ? उसका रीजन है कि ये रिंग्स जो है ना आपस में मर्ज्ड है, ये स्फेरिकल वे में मर्ज्ड है, जबकि ये वाली जो रिंग तुमने देखी इसको फ्यूज्ड कहते हैं। यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो एक रिंग यहाँ पर और एक रिंग यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कई सारा कॉमन पार्ट है जो मिक्स्ड अप हो गया। इसके चक्कर में तुम्हारा आंसर गलत हो रहा है। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो जिसमें तुम्हें लगे कि ये बड़ा स्फेरिकल होकर के 3 डायमेंशनल हो रहा है, जिसमें रिंग जो है मर्ज हो सकती है, तो आप कभी भी आंसर डायरेक्ट काउंटिंग से मत निकालना, उसका कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला निकालना, फिर आप उसका एल्केन लिखना, एल्केन का डिफरेंस लेना है। इसीलिए आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, वो फंसा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो कहाँ पर गलती होती है उसका एग्जांपल मैंने दे दिया, जहां ये 3D स्टाइल में आपका रिंग जो है वो फ्यूज्ड नहीं मर्ज्ड वे में लिखा हुआ है। समझ में आया? ये फेमस कंपाउंड, इसका नाम क्यूबेन है। ये भी कॉपी कर लो आप। और अगर मान लो अब मैं आपसे ये पूछ लूं, इसको कहते हैं एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन का आप सेकेंड्स में आंसर बता सकते हो, क्योंकि ये आपका मर्ज नहीं है, फ्यूज्ड है और 2 डायमेंशनल है। बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? यस सर। यस, इस बार देखो सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, रेयरली किसी ने गलत लिखा है। बाकी ऑल स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हियर इज 10। बड़ा सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इज द राइट आंसर। कॉपी कर लो इसको। Should I remove this? सर वेट। Sir, 1 minute, sir. Okay. सर वो नेम क्या है? एंथ्रीन? एंथ्रासीन है, सर ANTHRACENE। ओके सर। सर वो नोट मतलब वो क्यूबिन में ऐसा लिखना है ना कि 3D होगा तो हाँ, रिंग वो का 3D काम वाले नहीं में करना है। since rings are little bit merged, that is why we get answer wrong if we count the rings. So it is better use definition. Should I remove this? यस Yes, Yes, sir. sir. गाइस, अभी हम लोगों ने केवल हाइड्रोकार्बन देखा है। अब यहीं पर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दूसरे कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हैलोजेंस है ना, हैलाइड्स होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ये आप सब हेडिंग डाल दो। और इसमें बहुत आसान है। देखो, हमको कोई ऐसा डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछने वाला, हमें मेथड मालूम होना चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, है ना, फाइनल आंसर, क्योंकि वो फिर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग केवल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना सीख रहे हैं। तो जैसे इसमें मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया होगा, लाइक इफ आई राइट C4H6Cl2, मान लीजिए ये कंपाउंड दिया है ना। तो मेथड इसका क्या है, आप इसको ऐसे याद रखो कि जो हेलोजन होता है ना, दैट इज मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट होता है। तो हम लोगों को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो Cl है उसके बदले H लिख दो, राइट। हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेस ऑल X विद H एंड राइट फॉर्मूला। ये जस्ट अ मेथड है, इसका कुछ आपको करना नहीं, आपको केवल आंसर निकालना है।
राइट फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4H8, और C4H8 का निकालना अपने को आता है, हमें जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा, इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन लिखोगे, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालोगे, तो आपको इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाएगा, और जितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका आएगा, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका हो जाएगा, दैट इज 1। क्लियर है? करना क्या है, रिप्लेस जितने भी हेलोजन से H से रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला लिख दो, गेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, get degree of unsaturation, same degree of unsaturation will be for given compound। या आप लिख लो अपनी स्टाइल में। सर वो ओसी क्या है? क्या बेटा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बाद वो लिखा है ना फॉर ओस हेलोजन ऊपर ये रेड में, हाँ ओसी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग C, H and X, यहाँ पर हेलोजन से खाली, और फटाफट कॉपी कर लो तो मैं फिर और बताऊं आपको। डन सर। हमने कॉपी कर लिया, रिमूव कर दें इसको। Yes, sir. गाइस अब इसी में आप सब हेडिंग डालिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, दूसरा एलिमेंट कौन सा फेमस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? ऑक्सीजन, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाल दो, ठीक। तो अब इसमें भी हमें कुछ वो थोड़ी ना करना, हमें खाली ये निकालना है कितना आंसर होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने मतलब यूज करके, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर लिखना डायरेक्ट ही आता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो मेथड है वो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे फॉर्मूला दिया होगा C4H8O, जो ऑक्सीजन है वो तो अब डाइवेलेंट होता है, आपको इसमें केवल जो करना है वो ये है कि ऑक्सीजन कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंट्रीब्यूट ही नहीं करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे जस्ट रिमूव ऑक्सीजन एंड राइट फॉर्मूला। तुम्हें कुछ और नहीं करना है, रिमूव ऑक्सीजन एंड राइट फॉर्मूला, और जब फॉर्मूला लिख दोगे तो उसके बाद इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, जो भी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर गिवन कंपाउंड, ठीक है। और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। आपको क्या करना है ऑक्सीजन वाले केसेस में, ऑक्सीजन को हटा दो, जो फॉर्मूला बनता है उसको लिख दो, और उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, जो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वही गिवन कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने क्या बोला, ये अपना मेथड मैंने बनाया है, आप किसी और मेथड आपको कुछ और स्ट्राइक करेगा इतना सब पढ़ने के बाद, तो आप वो यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाथ में होना चाहिए, सो दैट यू कैन राइट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, आप केवल ये मेथड लिख लो। जिनको ये सब समझ में नहीं आएगा उनके लिए फाइनली मैं एक मैथ्स वाला फॉर्मूला भी लिख कर दे दूंगा, आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए इसको कॉपी करो। डन सर। शुड आई रिमूव दिस? यस सर। अभी नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, कोई बता सकता है जो इंपॉर्टेंट हो? फंक्शन नहीं रे, एलिमेंट बोला, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तुम अपने चैप्टर्स के नाम भी याद करोगे ना तो पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट है। तुम्हारे में चैप्टर्स कौन कौन से हैं? एल्कोहल है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स है, इन सब में ऑक्सीजन आता है ना। हेलोजन हैलाइड्स है, उसमें हेलोजन आता है। एमाइंस है, उसमें क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। चैप्टर्स खत्म। तो इतना वो नहीं है, हमने वो सब एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं जो तुम्हारे सारे चैप्टर्स में कवर होते हैं। तो नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन की खास बात ये है कि नाइट्रोजन जो है वो ट्राईवैलेंट होता है,
ऑक्सीजन डाइवेलेंट था, ऑक्सीजन तो तुमने रिमूव कर दिया, अभी नाइट्रोजन वाले में क्या करना है? तो इसमें हम लोग क्या, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला दिया है C4H9N, ये फॉर्मूला दिया है ना, इसका डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तुमको निकालना है। तुम लोग खुद भी गेस कर पा रहे होगे अभी। तो इसका मेथड क्या होगा? मेथड इज सिंपल, रिमूव नाइट्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन ऑल्सो, हर एक नाइट्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा निकाल देंगे। ठीक, राइट फॉर्मूला, जैसे यहाँ C4H8 आएगा, गेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, whatever degree of unsaturation you get here, same degree of unsaturation will be for given compound. ठीक, जैसे इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आई, तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 लिखेंगे। इसको भी कॉपी कर लो। Let me know if you have copied. किसी ने बोला इसका एल्केन, इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का मेथड है वो तुम यूज करो, उससे 1 आया ना, उसके बाद हमने यहाँ 1 लिख दिया। हम ये थोड़ी ना बता रहे हैं कि अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालें, हमने तो इसका पहले से मालूम है, तो हमने 1 पहले से मान लिया कि तुमको आता है। 2 नाइट्रोजन होगा तो 2 हाइड्रोजन निकालेंगे। अब उन सारे बच्चों के लिए जिन्हें ये सब मेथड लेंदी लग रहा है, फालतू की चीजें लग रहा है, कोई फॉर्मूला चाहिए मैथ्स का जो लगा दो और आंसर निकल आए, तो फिर वो क्या करें? तो वो ये फॉर्मूला लिख लें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जनरल वे में मैं बता रहा हूँ, इसमें सब कवर हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 एंड नो नीड टू राइट ऑक्सीजन। ज्यादा दिल कर रहा हो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखो इनटू 0 कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी नहीं तो पता चला आपको लगेगा अरे ये तो फॉर्मूला उसके लिए जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन होगा तो क्या करेंगे? अरे भाई ऑक्सीजन कुछ नहीं करता, इसलिए 0 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, खुश रहना है। अभी जैसे मान लो कि हमने वो जो हमने ऑलरेडी किए वही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से C4H6, देखते हैं फॉर्मूले से सही आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि मेरे को आंसर पहले से मालूम है 2 है। रख कर देखो, 4 कार्बन एटम्स है, 1 माइनस 6/2, हेलोजन 0 है तो 0/2 प्लस 0/2 और 0 into 0, तो ये आ जाता है 5 माइनस 3 2 इज द आंसर। और पहले से अपने को मालूम है कि इसका आंसर 2 है, यानी कि अपना फॉर्मूला परफेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद एक एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ C4H6Cl2, इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1। लेट्स सी यहाँ पर 1 आता है कि नहीं। 4 प्लस 1 माइनस 6/2 माइनस 2/2, तो ये सी नहीं यहाँ पर हाँ, तो ये 5 और यहाँ पर आएगा 4 है ना, और तो ये बन जाएगा 1। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है सर 1 आ इसमें। रहा है, 1 आ हाँ रहा 1 आ रहा है। 1 बराबर नहीं सर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, C4H8, तो अपने को पहले से मालूम इसका आंसर 1 है, चेक कर लेते हैं। तो 4 प्लस 1 माइनस 8/2, ऑक्सीजन 0 कंट्रीब्यूट करता है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 दिख रहा है, देखो मैच कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा हर जगह। C4H9N ले लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 प्लस 1 माइनस 9/2 और प्लस 1/2, तो इसका भी 1 बन रहा है। देख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी मेथड लगाओ, मेरा काम है, मैंने आपको ये भी बता दिया वो भी बता दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में जिनको ये सब नहीं आता उनके लिए भी कुछ बताऊंगा, तो हो सकता है वो उससे कर ले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी करो, क्योंकि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चाहिए, क्योंकि वो हाथ में होगा तो यू विल बी एबल टू राइट ऑल स्ट्रक्चर्स। ये कॉपी कर लो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके एप्लीकेशंस करेंगे।
Those who have copied, they can leave. Enjoy. हेलो सर, कुछ होमवर्क? नहीं बेटा, होमवर्क के लिए खाली 15 समझो 15 डेज के लिए तुम फ्री हो, एंड देयर उस टाइम पर यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ बुकलेट. ठीक है? ओके सर. हाँ, जो भी तुमने बुकलेट अभी बाकी है वो बुकलेट आप फिनिश कर लो. उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और रिक्वायरमेंट है तो आप MS शॉन अगर खरीदा होगा तो उसको सॉल्व कर लो. दैट विल बी इनफ.